मेहरू, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो वो हमारी टांगे तोड़ के रख देंगे। मुझे तो वैसे ही तुम्हारे भाई के से इतना खौफ आता है। डाकू है वो पूरा। वो डाकू तुम्हें अगर उसने बाहर देख लिया तो वो हमारी जान पक्की ले जाएगा। चलो वापस। उसकी दोस्त उसका भाई उसका हाथ झंझोरते हुए बोली थी, जबकि मेहरू ने आंखों में शरारत लिए नफी में सर हिलाया था। ऐसा तो हो नहीं सकता था कि मेहरू को इतनी जल्दी कोई पकड़ ले। मैं चूड़ियां लेने आई हूँ तो चूड़ियां लेकर ही जाऊंगी। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर अटल लहजे में बोली और चूड़ियों वाले के स्टॉल पर गई, जबकि उसने चूड़ियों का ऑर्डर भी कर दिया था। मगर अपने पर्स में हलचल होती महसूस करके उसके रूम पे खड़े हो गए। जैसे ही उसने जीरक निगाहों से पीछे की जानब देखा तो पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास महसूस करके उसके तन बदन में बिजली सी दौड़ गई। उसे सामने लगे शीशे से तनखियों से देखा तो पीछे एक शख्स उसके बैग से उसका फोन चुरा रहा था। उसे देखकर वो दांत किचकिचा कर रह गई। उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, लेकिन जैसे वो पलटी, वो इतनी देर तक फोन लेकर फरार हो चुका था। फिर क्या था, मेहरू साहिबा उसके पीछे भागी थी। जितनी तेजी से वो भाग रहा था उतनी ही तेजी से वो भी उसके पीछे भाग रही थी, जबकि उसकी दोस्त ये मंजर देखकर सर थाम कर रह गई थी और उसके पीछे जाना चाहा था। मगर वो मेहरू की दौड़ का मुकाबला आखिर कहाँ तक कर सकती थी। वो बार बार भागते पलट कर उसको देख रहा था, जबकि ये बात महसूस करके मेहरू एक दीवार की ओट में हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स नॉर्मल होने लगा। उसे लगा मेहरू ने उसका चेहरा नहीं देखा, इसलिए वो भी एक दुकान पर रुककर कुछ चीज खरीदने लगा था। इस बात का मेहरू ने फायदा उठाया और उसकी पैंट की पॉकेट से उसका मोबाइल चुक लिया। उन दोनों की जोड़ी में ये फर्क था कि मेहरू तो महसूस कर चुकी थी कि उस शख्स ने उसका मोबाइल चुराया था, मगर वो शख्स महसूस ना कर पाया था। जैसे ही वो अगली गली में मुड़ी तो अपनी कलाई किसी की सिलकती गिरफ्त में महसूस करके झटके से पलटी, जब वो सामने मौजूद शख्स को के सीने से टकराई। ये क्या बेहूदगी है? तुमने मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत भी कैसे की? क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? वो इसे आंखों ही आंखों में दिखाते हुए बोली थी, जबकि उसे देखकर जेरे लब मुस्कुरा दिया था। मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम कौन हो। तुम चोरनी हो जो दूसरों की जेबें मारती हो और मेरे सामने इतने एटीट्यूड से कह रही हो जहां कहीं की मेहरानी हो। उसे देखते हुए तीखी निगाहों से बोला था, जबकि वो दांत किचकिचा कर रह गई थी। ये चोरनी किसको बोला? तुम्हारी जुबान कट के रख दूंगी मैं। उसकी जानिब देखते हुए इसकी आंखों में आंखें गाड़े हुए बोली थी, जबकि वो इसकी जुर्रत को दाद दे गया था। वो जानता था कि ये लड़की जान चुकी है कि वो पुलिस ऑफिसर है, फिर भी वो उससे इतनी दीदा दलेरी से बात कर रही थी। उसकी जुर्रत को दांत देकर ही तो रह गया था। मोहतरमा, आप जानती हैं कि आप एक पुलिस वाले से बात कर रही हैं। इस बदतमीजी से बिजी पर आपको थाने के अंदर डाल सकता हूं मैं। उसकी जानिब देखते हुए जताते लहजे में बोला, कि वो भी दांत पीस कर अगले लम्हे उसके पांव कर जोर से अपना पांव मारती उसकी तमाम कराहें निकाल दी थी। और अभी तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? वो भी गर्दन अकड़ाते हुए एक शान से बोली थी, जबकि उसका ये शाहाना अंदाज उसने बगूर ऊपर से लेकर नीचे तक देखा था, मगर उस पर कोई खातिर ख्वाह असर भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर था। वो कहाँ किसी के रोब में आता था। बक बक करके मेरा दिमाग चाट मत करो। अब अगर एक लफ्ज मुंह से निकला शूट कर दूंगा। और सर पर गन रखकर सुन रहा था तो आपको क्लाशनकोफ भी उड़ा देंगे मुझे। आपकी जरा सी गन से मैं नहीं डरने वाली। भैया की अलमारी में ना इससे भी बड़ी गन्स है। उसने माथे से गन हटा के पुलिस ऑफिसर को डराया। है कौन तुम्हारा भाई जिससे मैं डरने लगा? शायद तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे भाई जैसे लोगों की मुरम्मत करना मुझे अच्छे से तरीके से आता है। और तुम्हारी जुबान बंद नहीं होती। चलो थाने, वहां चलकर तुम्हें मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहते हुए ऑफिसर ने उसका हाथ खींचा। जब उसका पाँव लड़खड़ाते हुए वो सीधा जाके उसके ऊपर गिरी थी। वो इस वक्त उसके कठोर बदन पर लेटी हुई थी, जबकि उसका नरम गुदास सा वजूद
उसके सख्त कठोर जिस्म में धंस सा गया था। वो एक पल को जैसे उसकी खूबसूरती में खो सा गया था। उसकी नीली झील सी आंखें या कोई समंदर जिसमें वो खुद को डूबता हुआ महसूस कर रहा था। वो समझ ना पाया था कि आखिर ये लड़की जादूगरनी थी या क्या, जिस पर कोई सहर फूंक रही थी। वो उससे होश में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ कोई मूवी का सीन चल रहा है जो आप मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। कभी जिंदगी में लड़की नहीं देखी है क्या जो आके फाड़ फाड़ कर मुझे घूर रहे हैं? अभी तो आप मुझे थाने ले जाने की बात कर रहे थे। अब मुझे ताड़ने के लिए आपको क्या क्या सजा दूं मैं, बताइए मुझे। वो अगली लम्हे उसकी गर्दन दबोचते हुए बोली थी, जबकि उसके इस तरह एकदम उसकी गर्दन दबोच लेने पर वो सीधा सीधा शौक की कैफियत में चला गया। अभी तक बुरे दिन नहीं आए मेरे कि मैं एक चोरनी को देखकर फिदा हो जाऊं। जरूर आपकी आंखों में मसला है जो अपने आप को खूबसूरती खलाई मखलूक समझ रही है, मगर आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं अपना दिल किसी चोरनी को नहीं देने वाला। एक पुलिस वाला हूँ, इतना स्टैंडर्ड है मेरा। वो एक झटके से उठता उसे भी एक झटके से उठाते इतरा कर बोला था, जबकि वो जल कर खाकस्तर हुई थी। आखिर ये शोखा शख्स खुद को समझता क्या था? अभी वो वहां से जाने ही लगी थी जब अगले ही पल उसके हाथ में हथकड़ी लगा गया था, जबकि वो खूनख्वार निगाहों से उसे देखने लगी थी। ये क्या हरकत है? फौरन मेरे हाथ को हथकड़ी से आजाद करो ऑफिसर, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। वो उंगली दिखाते हुए उसे वार्न करते हुए बोली, जबकि वो आंखें बड़ी बड़ी किए उसे घूरने लगा और हथकड़ी वाले हाथ खींच कर खुद के नजदीक किया। उसकी सीने से टकराते टकराते बची थी। उसकी गजबनाक निगाहें सलार खान के चेहरे पर टिकी हुई थी, जबकि सलार खान अब एक मायने खेज अंदाज में उसे देख रहा था। क्यों? क्या कर लोगी? एक बंधे हुए हाथ से हाथ उठाओगी? पुलिस वाले पर हाथ उठाकर देख लो और फिर देखो कितना लंबा अंदर जाती हो। उसे छेड़ते हुए बोला था, जबकि वो इससे पहले कि उसके मिस मुंह पर एक आध थप्पड़ जड़ देती उसके पीछे से दोस्त चिल्लाती हुई आ रही थी, जिसे वो अजीब निगाहों से देखने लगा। लड़की, क्या पागल हो? इतनी तेज कौन भागता है? जानती हो मेरा सांस बंद होने वाला था भाग भाग कर। थोड़ा कम भाग लिया करो बहन। और वैसे भी हम काफी देर से घर से बाहर हैं। अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो हमारी पक्की शामत आ जाएगी। इसे जल्दी करो। वो इसका हाथ थामते हुए बोली, जबकि उसकी निगाह उसके हाथ पर गई और वो अजीब नजरों से उसे देखने लगी। मोहतरमा, आप भी अपनी जुबान को लगाम देना पसंद करेंगी या नहीं? यहाँ देख भी रही हैं क्या हालात चल रहा है? क्या आप भी इनके साथ मिली हुई है? उसे मशकूक अंदाज में देखते हुए बोला, जबकि वो तेजी में सर नफी में हिला कर रह गई थी। ये क्या कह रहे हैं आप सर? कौन सी साजिश? ये मोहतरमा उस आदमी का फोन चुरा कर भागी थी। उसकी जानिब देखते हुए तंजिया लहजे में बोला, जबकि उस सर पर हाथ मार कर रह गई। अरे वो उस शख्स का फोन चोरी थोड़ी ना कर रही थी, क्यों भागेगी सर? वही शख्स इसका फोन चोरी करके भागा था, तभी तो ये उसके पीछे भागी थी। उसको यकीन दिलाते हुए बोली थी, जबकि वो बेयकीन नजरों से उसे देखने लगा था। आपको क्या लग रहा है कि मैं आपकी बातों में आ जाऊंगा? उसकी जानिब देखते हुए तीखी लहजे में बोला था कि अब की बार मेहरू को उसका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद आया। तभी दांत खिंचाते हुए बोली, छोड़ो जरी, तुम भी किसको समझा रही हो? तुमने सुना नहीं, कानून अंधा होता है और ये भी अंधे हैं। वो उसको आग लगाते हुए बोली, जबकि उसकी बात पर उस सर पैर सुलग कर रह गया था। कहना क्या चाहती है आप मोहतरमा? साफ साफ क्यों नहीं कहती? वो आगे आते हुए जबड़े भींचते हुए बोला, जबकि वो भी तंजिया निगाहों से उसकी आंखों में आंखें डाले देखने लगी। यही कह रही हूँ कि कानून अंधा होता है। वो कंधे उचकाते हुए बोली और उसके दो बदू सामने आते हुए नजरों में नजरें गाड़े बोली थी, आप जैसे लोग सबूत पर ही यकीन करते हैं ना, तो फोन खोलिए और देखिए, इस पर वॉलपेपर इसका लगा हुआ है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप जैसे लोग जब तक मुंह के बल गिर ना जाए ना, को समझ ही नहीं आती है। अब जल्दी करें, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं आप? फोन पर फोटो देखिए किसकी लगी हुई है, मेरी या फिर उस शख्स की जिसका मैं फोन चुरा कर
लाई थी। वो सीने पर हाथ लपेटते हुए तंजिया लहजे में बोली, जबकि वो खूंखार निगाहों से उसे देखकर उस फ़ोन को ऑन कर गया था, जबकि उसकी तमस्खराना निगाहें उस पर टिकी हुई थी। मगर जो ही सलार खान की निगाहें वॉलपेपर पर लगी उसकी नींद को आंखों पर गई, तो वही ठटक कर रुक गया। वॉलपेपर पर लगा चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि सामने मौजूद लड़की का ही था। उसको खून ख्वाह शर्मिंदगी आ गिरा। उसके इतने सालों में पहली बार इतनी सख्ती का उसे सामना करना पड़ा था कि उसने गलत शख्स को चोर पहचाना था। अब ऐसा तो हो नहीं सकता था कि आपको यकीन ना आया हो। इसलिए मेहरबानी करके मेरा हाथ खोल दीजिए। मुझे घर भी जाना है। मेरे पास आप जैसे शख्स को देने के लिए अपने दो कीमती पल भी नहीं है। वो इसकी जानिब देखते हुए इस्तहाज़िया अंदाज में बोली, तो लब पीछे खामोशी से उसकी हथकड़ी खोलने लगा था और उसके हाथ में फोन पकड़ा दिया। माफ करिएगा मोहतरमा, शायद इस बार गलती मेरी ही थी। वो बड़ा दिल करते हुए उससे मुआफी मांगते हुए बोला था। उसके मुआफी मांगने पर वो आईब्रो झुकाकर उसे देखने लगी। आप और मुआफी बड़ी बात है। वो वाकई हैरान हुई थी। उसे पुलिस ऑफिसर को कभी किसी के आगे झुकते हुए नहीं दिखा था। उसको लगा ये भी इसका कोई पुलिस ऑफिसर का होगा चाल, मगर उसने अपनी अना को साइड पर रखते उससे माफी मांग ली थी। माना कि गलती मेरी है, लेकिन मैं इन बंदों में से हरगिज नहीं हूँ जो लोगों पर बेजा जुल्म करते हैं और फजूल या उठाकर हवालात में बंद कर देते हैं। मेरी गलती थी इसलिए माफी मांग रहा हूँ। आई एम सॉरी। हर जाने के तौर पर आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। वो इसकी जानिब देखते हुए बोला था, जबकि उसकी बात पर मेहरू की आंखों में शैतानी चमक उभरी थी। जबकि उसकी ये चमक महसूस करके उसके दोस्त को खतरे की घंटी इर्द गिर्द बजती हुई महसूस होने लगी थी। नेहरू, आराम से घर चल, कोई इस तरह का काम मत करना। वो इसको वार्न करते हुए निगाहों से बोली, मगर वो मेहरू ही क्या जो किसी की बात सुन ले। ठीक है, आपने हमारा बहुत वक्त ज़ाया किया, इसलिए अब आपकी ये सजा है कि आपको मुझे चूड़ियां लेकर देनी होंगी। और उसी की वजह से मैं बाजार आई हूँ और इस शख्स ने मेरा फोन चुरा लिया था। वो दांत पीसते हुए बोली, जबकि वो सरखम करते उसको उसकी मनपसंद चूड़ियां दिलाने के लिए स्टॉल पर लाया था। और फिर क्या था, वो एक के बाद एक चूड़ियां पसंद करती जा रही थी और हैरत से उसकी फुर्ती देखता रह गया था। जबकि उसका ये मासूमाना अंदाज सलार खान के दिल के तार छेड़ गया था। उसका दिल कर रहा था कि वो उस लड़की के साथ और वक्त गुजारे, मगर शायद ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि अब वो उसे ठेंगा दिखाकर वहां से जा चुकी थी। दोबारा मिलेंगे, वो पीछे से जोर से चिल्लाया था, जबकि वो झटके से पलटती नाक चढ़ाती हुए वापस पलट गई थी, ये कहते हुए, लेकिन मेरा आपसे मिलने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। उसके मुंह पर जवाब मारती जा चुकी थी, जबकि पीछे उससे दोबारा मिलने की ठान चुका था क्योंकि जाने अनजाने में वो इस लड़की को अपने दिल में घर कर गया था, इसलिए उससे दोबारा मिलना चाहता था। मगर वो ये नहीं जानता था कि उस लड़की का भाई कोई और नहीं बल्कि इस गांव का बहुत बड़ा डाकू था। उसकी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पोस्टिंग हुई थी, इसलिए वो गांव के तमाम हालात से नावाकिफ था। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन वापस आया तो उसके आगे फाइल खुली पड़ी थी। सर, इसके बारे में क्यों जान मार रहे हैं? आप जानते हैं, इस डाकू को कभी कोई कैद नहीं कर पाया। इसका हवलदार उसकी जानिब देखते हुए बोला था, जबकि उसके माथे पर बल पड़े। तुम शायद भूल रहे हो, मैं सालार खान हूँ। मुझे ऐसे लोगों का मुकाबला करना अच्छे से आता है। वो इसे जताते लहजे में बोला था, मगर आप भी बोल रहे हैं कि ये पाशा डाकू है। आज तक कभी से कोई पकड़ नहीं पाया और ना ही इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर पाया है। वो भी इसे जताते हुए बोला था, जबकि अब तो वो और शिद्दत से चाहता था कि किसी न किसी तरह उसकी कोई कमजोरी उसके हाथ आ जाए। मगर वो ये नहीं जानता था कि आज जिस लड़की से वो सुबह मिला था वही तो पाशा की सबसे बड़ी कमजोरी थी। मगर इस बात का भी वो जल्द मालूम कर लेने वाला था और यही चीज पाशा के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली थी। जैसे ही वो दोनों छुपते छुपाते हवेली के अंदर दाखिल हुए थे,
तो एक करख्त आवाज ने उन दोनों के कदमों को जंजीर कर दिया। कहाँ से आ रही हो तुम दोनों? कहा था ना कि हवेली से बाहर नहीं निकलना। वो आगे आता उन दोनों की जानिब तेज निगाहों से घूरते हुए बोला, जबकि उसको इस तरह कश्माला की कश्माला की तो सीटी गुम हो गई। वो थर थर कांपने लगी। उसे महरू की इस बाई से बहुत डर लगता था, मगर वो दोस्ती की खातिर महरू के साथ हर जगह पहुंच जाया करती थी, उसके खौफ की परवाह किए बगैर। इसलिए वो अब महरू के पीछे छुपी हुई थी। वह इस खौफ से सहमी निगाहों से इस खुबरू शख्स का चेहरा देखने लगी, जिसकी सख्त नजरें उन दोनों पर ही गड़ी हुई थी। अब आप डांटेंगे मुझे, यही कमी रह गई थी। मामा पापा नहीं है ना, इसीलिए आप मुझे डांटते हैं, मुझे बाहर ही नहीं निकलने देते। वो अगले ही पल रोने धोने की एक्टिंग करना शुरू हो चुकी थी, जिस पर बादशाह पर खूब असर हुआ था। तभी वो फौरन खबास बाख्ता होता उसके करीब आया और उसका मनमोहना चेहरा अपने हाथों की प्याली में भरा। मेरी जान, क्यों रोती हो? तुम्हें पता है ना बाहर के हालात कैसे हैं, और फिर मेरी कितनी ज्यादा दुश्मनियां हैं। अगर किसी ने तुम पर हाथ डाला या बुरी निगाह से देखा तो कसम से खून खराबा हो जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं चाहता। क्या तुम चाहती हो कि मैं सारी उम्र हवालात के पीछे गुजार दूं? उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते उसकी जानिब देखते गहरे लहजे में बोला, जबकि वो तड़प कर नफी में सर हिला गई। नहीं लाला, वैसा क्यों चाहूंगी कि आप हवालात के पीछे जिंदगी गुजारे। मैं तो आपकी शादी होते हुए देखना चाहती हूँ, वो भी अपनी दोस्त से। वो लब शरीर अंदाज में काटते उसकी जानिब देखने लगी, जबकि उसके पीछे खड़ी कुशवाला को देखते कबीर पाशा ने अपने लब शरीर अंदाज में मरोड़े थे। वो अपनी बहन की जानिब तीखी निगाहों से देखा था। जाओ अपने कमरे में, उसकी जानिब देखते हुए बोला, जबकि वो तेजी से उसके आगे से निकल गई और कश्माला को वहीं खड़े छोड़कर, जबकि उसकी तेजी पर दिल ही दिल में से गालियों से नवाजने लगी थी। इससे पहले कि वो भी कबीर पाशा के आगे से रफू चक्कर होती, उसकी कलाई कबीर पाशा की सुलगती गिरफ्त में थी, क्योंकि वो मिनमना कर रह गई। प्लीज मुझे जाने दे, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। वो इससे नजरें चुराते हुए बोली। अब उसका चेहरा कबीर पाशा की तपिश ज़दा निगाहों के सार में था। कहा था ना कि उसका गलत काम में साथ मत दिया करो। उसकी जानिब देखते हुए आंखें छोटी करते हुए उसे ऊपर से लेकर नीचे तक निहारते हुए बोला था, जबकि वो लब दबा कर रह गई थी। वो मेरी दोस्त है, उसका साथ देना मेरा फर्ज है। वो जैसे मिनमिनाते हुए लहजे में बोली। कबीर पाशा के माथे पर बल पड़े। तुम जानती हो ना कि इसकी सजा क्या हो सकती है? उसे झटके से अपने करीब खींचते हुए बोला, जबकि वो इसकी नजदीकी पर सुरख चेहरा लिए 2 कदम पीछे हुई थी। यूं बात पे बात मेरा हाथ मत पकड़ा करे, कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। वो उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी, जबकि एक दबी दबी सी मुस्कुराहट कबीर पाशा के लबों पर मचली थी। वो उस लड़की को बता नहीं पाया था कि अब तक उसे दिल से चाहने लगा, मगर वो उसको अपनी नजरों से दूर भी नहीं होने देना चाहता था। तभी तो उसे इस हवेली में आने देता था, जहां सख्त पहरा था और कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। ये लड़की कैसी थी, ये बात भी वो अच्छी तरह से जानता था। घर में तन्हा रहती थी, इसलिए वो उसे ज्यादा कोशिश यही करता था कि कश्माला ज्यादा यही रहा करे। मगर जब वो मेहरू का ऊट पटांग हरकतों में साथ देती थी, तब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो नहीं चाहता था कि ये दोनों किसी भी परेशानी या मुसीबत का शिकार हो, क्योंकि उसकी जिंदगी तो हमेशा दांव पर लगी ही रहती थी। ऐसे में वो अपनी 2 अजीज हस्तियों को किसी मुश्किल में पड़ते नहीं देख सकता था। अभी तो वो यही चाहता था, अगर ये लड़की उसकी बात समझती क्यों नहीं थी। वो ये बात समझ नहीं पाया था। अब भी इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वो फौरन हकलाते हुए बोली, अरे मेहरू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसका इतना कहना था कि उसने फौरन से उसकी कलाई छोड़ दी और मुड़कर देखा था, मगर पीछे किसी को न पाकर वो खूनख्वार अंदाज में उसकी जानिब देखने लगा, जो आगे से गायब थी। वो उसकी फुर्ती देखकर दिल ही दिल में हंस दिया था और अपने मिशन पर निकला था। दूसरी तरफ 1 हफ्ता बाद नेहरू आज फिर से कबीर के मुलाजमों को चकमा देकर कश्माला के साथ चोरी करने निकली थी। उनके
पास के इलाके में शानदार सा बाग था जहाँ हर तरह के आम लगते थे और वो आम की शदाई आज आम खाना चाहती थी। अब भी वो दरख्त पर चढ़े कुशमाला को आम कैच करवाती जा रही थी। बता भी दो कुशमाला, अगला आम कौन सा तोड़ूं? वो मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, क्योंकि कुशमाला की आवाज तो नहीं मगर किसी और की आवाज ने उसके छक्के छुड़ा दिए थे और उसका पांव फिसला। देखने में तो सामने आप भी एक आम जैसी ही लग रही है। ये आवाज तो वो फौरन पहचान सकती थी। उसी शख्स ने पिछली बार इसकी नाक में दम करके रख दिया था, जिसे हवेली वापस आकर भी वो इतनी आसानी से बुला नहीं पाई थी। अभी भी वो उसकी आवाज सुनते झटके से मुड़ने लगी जब उसका पैर फिसला और वो दरख्त से धड़ाम नीचे गिर गई। एक जोरदार चीख के साथ उसने आंख मीच ली। अगर अपने आप को सलामत महसूस करके वो हैरत जता रहेगी, मेरी कोई हड्डी क्यों नहीं टूटी? क्या मैं ठीक हूँ या मैं अगली दुनिया में पहुंच गई हूँ? उसे आंखें बंद करते हुए अपने आप को महसूस करना चाहा, मगर किसी के कठोर सीने पर हाथ रखते उसकी आंखें झट से खुली थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो उसकी जानिब खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए बोली थी। यही तो वो शख्स था जिसकी वजह से वो ऊपर से नीचे गिरी थी। और अब ये आम का दरख्त तो आप कौन नहीं है ना, जो मुझ पर भाषण झाड़ने आ गए हैं? वो तीखी निगाहों से देखते हुए बोली, जबकि उसकी बात पर जेरे लब मुस्कुरा दिया। मगर मोहतरमा, आप जरूर कच्चे आम की तरह मेरी झोली में गिर पड़ी है। नीचे उतरने का क्या लेंगी आप? उसे मायने खेज अंदाज से देखते हुए बोला। सलार की बात और उसकी नजरों ने लहरू को अपनी हालत की शिद्दत से एहसास दिलाया था। उसकी गोद में उसके कठोर सीने से लगी हुई थी और उसका हाथ अब भी सलार खान के दिल की धड़कन महसूस कर रहा था। ये एहसास इतना शर्मनाक था कि उसके गालों पर लाली दौड़ गई। उसने फौरन ही अपने आप को सलार की गोद से आजाद किया और आंखें चुराते इधर उधर देखने लगी। यह पहली बार था कि सलार खान ने उससे उस बेबाक नडर लड़की को यूं नजरें चुराते और शर्मिंदा होते देखा था। उसे इल्म नहीं था कि शर्मीला अंदाज उसके नटखट अंदाज से और भी ज्यादा दिलकश था। वो फौरन उसकी गोद से उतरी। सलार अपनी जगह से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अब भी एक हल्की सी मुस्कुराहट मौजूद थी। तो मोहतरमा, आम चोर, उसने नरम लहजे में कहा, आपका क्या ख्याल है? इस चोरी पर आपको कितना जुर्माना होना चाहिए? महरू ने तंग कर एक नजर उसे दिखा और फिर फौरन नजरें झुका ली। मैं कोई चोरी नहीं कर रही थी। उसे बचकाना लहजे में सफाई दी। ये आम तो यूं ही नीचे गिर जाते हैं, मैं तो बस इन्हें जाया होने से बचा रही थी। उसकी भोंदी दलील पर सलार ने अपनी हंसी दबाई और ऊपर चढ़कर बचाने में ज्यादा आसानी होती है ना? उसकी हालत के मजे लेते हुए बोला, मैं तो बस देख रही थी कि कोई आम जमीन पर गिरा तो नहीं। मेहरू ने हकलाते हुए कहा। ये पहली बार था जब उसे झूठ बोलना भी मुश्किल लग रहा था। उसकी बेबाकी कहीं गायब हो चुकी थी। अच्छा, तो आप इतनी नेक दिल है? सलार ने से मजीद छीनने के लिए कहा। फिर तो शायद आपको इस नेक दिली का इनाम मिलना चाहिए। क्या ख्याल है, कुछ आम आपको मुफ्त में दे दिए जाए? बचती का आइंदा आप इस किस्म की नेक दिली से परहेज करें। वो गहरे लहजे में बोला। तो मेहरू ने हैरत से उसे देखा। हाँ, आप मुझे आम उतार कर देंगे? लेकिन क्यों? वो मशकूक लहजे में बोला। जी बिल्कुल, लेकिन इसके अवज मुझे आपका नाम और पता जानना होगा, ताकि मुझे मालूम हो कि किस मासूम लड़की को मैंने चोरी से बचाया। मेहरू कुछ देर खामोश रही, मगर उसका असली एतमाद लौट आया था। आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं ना? ये अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर आपका नाम पता गिरफ्तारी है तो जी हाँ। सलार ने हंसते हुए कहा। वैसे मेरा नाम सलार खान है और मैं यहाँ का नया सब इंस्पेक्टर हूँ। मेहरू ने उसका नाम सुनकर एक ठंडी सांस दी। मेहरू। उसने धीमी आवाज में अपना नाम बताया। मेहरू पाशा। उसके नाम पर वो ठटका था। पाशा? उसे जेर लग दोहराया, मगर जल्दी ही वो अपना वहम समझकर सर झटक चुका था। तो मेहरू साहिबा, लगे हाथों अपना पता भी बता दे। मैं भी तो देखूं आप कितनी सखी है। एक आध चाय का कप तो पिला ही देंगी कभी। मेहरू ने उस पर एक कांटदार निगाह डाली, फिर कुछ सोचकर बोली। खेतों के पार जो सबसे ऊंची हवेली है ना,
वो हमारी है। लेकिन आप वहाँ नहीं आएँगे। आपको बताने का मकसद सिर्फ़ ये था कि आप पर ज़ाहिर कर दूँ कि मैं आपसे डरती-वरती नहीं हूँ। समझ गए ना आप? उसने जल्दी से कहा, "अरे! ये तो सब तो एक बहाना हुआ ना? आपसे मिलने की कोई राह ढूँढना चाहता था और वो मुझे मिल गई है।" उसके मायने की इस बात पर मेहरू का चेहरा फिर से सुर्ख हुआ। इस बार शर्मिंदगी के साथ-साथ एक अनजाना-सा एहसास भी था, जो उसे उलझा रहा था। उसे ये नहीं मालूम था कि ये एक पुलिस ऑफिसर का यूं उस पर नजर रखना उसे क्यों अच्छा लग रहा था। वो इस दिन को वहां से चली गई थी, लेकिन सलार खान की बातें और उसकी मुस्कुराहट उसके जहन से महव ना हो सकी थी। उसे बार बार सलार की गोद में गिरने का लम्हा याद आ रहा था। उसके सीने की मजबूती और उसकी आंखों में छुपी शरारत वो एक पल को भी भुला नहीं पा रही थी। उधर सलार खान भी मेहरू के नटखट अंदाज, उसकी बचकाना मासूमियत और पहली बार उसकी शर्म से झुकी हुई नजरों का दीवाना हो चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि इस छोड़ने को वो अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। जब मेहरू के दिल में मोहब्बत की कोमपल फूटी थी, वही सलार भी उसका गिरविदा होता जा रहा था। पसंद मुलाकातों में बदलने लगी। कबीर पाशा काफी अरसे से अपने काम के सिलसिले में बाहर आ जा रहा था। अब भी वो एक हफ्ते से हवेली वापस नहीं आया था, मगर जो ही वो आज दोपहर को लौटा तो उसने अपने मुलाजिम से मेहरू के बारे में दरियाफ्त किया था, क्योंकि वो उसे पूरी हवेली में कहीं नहीं मिली थी। अपने मुलाजिम से सुनकर उसी बाग में गई जहां वो जाने की शिदाई थी। वो हंस दिया था। आज वो अपनी बहन के लिए शहर से चूड़ियां लाया था, जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। उसे सरप्राइज देने का सोचते हुए उस बाग में गया था, मगर वहां जाते ही उसे शदीद झटका लगा। वो तो वहां मेहरू से मिलने आया था, मगर उसके चेहरे पर तेजी से बदलते जज्बात की वजह से मेहरू नहीं बल्कि उसके साथ मौजूद एक अनजान शख्स था। वो शख्स जो उसके वजूद को मिटाना चाहता था, उसे ढूंढने के लिए एड़ियां रगड़ रहा था। तो क्या वो जान चुका है, इसलिए उसकी बहन से रवाबत बढ़ा रहा था? वो कैसे सलार खान को अपनी बहन को ले जाने देता? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। नेहरू कौन है ये शख्स, और तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर रहा है? क्या तुम्हें यही सब सिखाया मैंने? वो एकदम दहाड़ कर बोला तो मेहरू का रंग एकदम से सफेद पड़ गया। उसे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि कबीर पाशा इस वक्त इस बाग में आ जाएगा। वो तो इस गांव से बाहर गया हुआ था, फिर इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया था? उसे खौफ से थर थर कांपते देख सलार ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा था, जो कि कबीर पाशा के तन बदन में जैसे आग लगा गया था। वो तेजी से आगे बढ़ा था और धक्का देकर सलार को उससे दूर किया था। सलार जान चुका था कि उसका भाई है, जिसका मेहरू अक्सर जिक्र किया करती थी, मगर वो तो बस मेहरू को दिलासा दे रहा था। मगर ये नहीं जानता था कि कबीर पाशा किस कदर गुस्से से उसे देख रहा है। मगर जैसे ही कबीर पाशा ने उसे धक्का दिया और उसके सामने आया, तो उसकी आंखों आंखों में निगाह पड़ते ही सलार खान चौंक गया। यही तो वो आंखें थी जिसे वो काफी अरसे से ढूंढ रहा था। तो क्या ये शख्स पाशा था? उसके दिल में ये बात शिद्दत से खटकने लगी थी। उसने बेयकीन नजरों से मेहरू को देखा था। तो क्या मेहरू भी अपने भाई की हकीकत से वाकिफ थी? अगले पल उसने अजली खौल अपने ऊपर चढ़ा लिया था और वो दो बदो कबीर पाशा की आंखों में आंखें डालकर बोला था, तुम कहीं देखे देखे लग रहे हो। उसकी बात पर कबीर पाशा दांत पीस कर रह गया था और उसने फौरन मेहरू को पड़े हटाकर उस शख्स की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि उसकी आवाज में शक और तनकीद दोनों महसूस कर चुका था। तभी गुस्से से कराया, बकवास बंद कर और साफ साफ बता मेरी बहन के पास क्या कर रहा है, और है कौन तू? सलार खान ने एक लम्हे के लिए अपनी वर्दी को देखा और फिर मुस्कुराया। अरे मेरी वर्दी देखकर भी ये सवाल? लेकिन तुम किसी से मुशाबत रखते हो, कहीं तुम पाशा डाकू तो नहीं? यकीन जानो, तुम्हारी आंखें उससे बहुत मिलती हैं। अगर यही सच है तो अभी खड़े खड़े एतराफ कर लो, बख्श दूंगा। तुम्हें सच सच बताओ, क्या तुम वही हो? उसका गिरेबान थामते हुए बोला। उसके तीर निशाने पर लगते कबीर पाशा के तन बदन में आग सी लग गई। एक मामूली पुलिस वाला उसकी सल्तनत में आके उससे दस्तो गिरेबा होने की जुर्रत कर रहा था। मेरी सल्तनत में आकर
मुझसे सवाल कर रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं ही डाकू हूँ? उसने दांत पीसते हुए कहा था। हवालात के पीछे चलता तो फिर बताता। खैर, अभी कोई सबूत नहीं है मेरे पास। ये कहते वो मुस्कुराया था और उसकी जानें पड़ने लगा। जब वो दहाड़ा, आइंदा अगर मेरी बहन के गिर्द नजर भी आया तो जमीन में गाड़ दूंगा। ये कहते वो जबरदस्ती वहां से मेहरू को लेकर निकलता चला गया, जबकि सालार खान की नजरों ने दूर तक उनका पीछा किया। वो मेहरू को बेबसी से ले जाते देखता रहा, मगर ये बात उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी कि वो मेहरू हुई भाई के इस अमल में बराबर की शरीक थी। अगर ऐसा था तब तो वो बिल्कुल भी उसे बख्शने वाला नहीं था। जैसे उसने मेहरू को लाकर हवेली में झटके से छोड़ा तो मेहरू तरफ उठी। भैया प्लीज, सलार को मुझ कुछ मत करेगा, मैं सलार से प्यार करती हूँ। उसकी इतराफी मोहब्बत पर कबीर पाशा का चेहरा गुस्से से दहकने लगा। जब वो जब्त खोते गुस्से से चिल्लाया, खबरदार, तो उसका नाम भी लिया। वो तुमसे शादी करने के बदले करना चाहता है। तुम मेरी कमजोरी हो और मैं तुम्हें अपनी कमजोरी बनाकर दुश्मन के हाथों में नहीं दे सकता। एक पुलिस वाले के साथ कैसे ब्याह दूं मैं तुम्हें, जो मेरी जान का दुश्मन बना बैठा है? तुम खुद बताओ, तुम्हारे में इतना जिगरा है कि वो तुम उस शख्स से शादी कर लो जो तुम्हारे भाई को मौत के घाट उतारना चाहता है? बोलो, क्या है इतना जिगरा तुम में? उसने उसको बुरी तरह झंझोड़ते हुए बोला, जिस पर मेहरू सिसक पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। ऐसा कुछ नहीं है भैया, वो तो जानता भी नहीं कि आप डाकू हैं। मैंने कभी गलती से भी उसके आगे जिक्र नहीं किया कि आप क्या काम करते हैं। फिर उसमें हमारा क्या कसूर, हमारी मोहब्बत का क्या कसूर? आप अपना पेशा छोड़ नहीं सकते। आखिर आप मुझे अपनी मोहब्बत को छोड़ने को क्यों कह रहे हैं? मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। वो अपनी मोहब्बत का दिफा कर रही थी, मगर कबीर पाशा के कानों पर जू भी न रेंगी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी महरू, कि तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी कि उसका बना बनाया खेल तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखना चाहता इस वक्त। जाओ यहाँ से। लेकिन भाई, मेरी बात तो सुने, वो ऐसा नहीं है। मुझे सच्चा प्यार करता है। वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? वो आगे आते दलील देते हुए बोली, जो वो एक दफा फिर से गुस्से से दहाड़ा कि उसकी रगें उबलने लगी। कहा ना, चली जाओ कमरे में। मैं मरता मर जाऊंगा, मगर तुम्हारी शादी उससे नहीं करूंगा। कबीर पाशा की आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। वो रोते हुए अपने कमरे में भाग गई थी और बेड पर गिरती पूट पूट कर रोने लगी। ये सोच सोच कर उसका दिमाग जैसे सर दर्द से फट रहा था कि आगे उसे क्या करना है। सलार से मोहब्बत के वादे तो कर लिए थे, मगर अब मोहब्बत निभाने का वक्त आया था। क्या वो अपनी मोहब्बत के इम्तिहान में पूरा उतर पाएगी? सलार खान, जो भी कुछ देर पहले कबीर पाशा के गहरे शकूक व शबहात का निशाना बना था, वो इस मुलाकात को भूल नहीं पा रहा था। जब से उसने उस शख्स की आंखों में देखा था, उसमें उसे कुछ ऐसा नजर आया था जो उसे परेशान कर रहा था। एक अजीब सी आशनाई जो उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी कि वो कबीर पाशा ही है। उसने बहुत से पोर्ट्रेट्स बनवा रखे थे कबीर पाशा के, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें नुमाया थी, क्योंकि कबीर पाशा हर वारदात में अपना चेहरा ढक कर रखता था, जिसकी वजह से आज तक कोई उसका चेहरा देख नहीं पाया था। मगर वो आंखें, वो कैसे भूल सकता था जिन आंखों की तलाश में वो 2 साल से था? आज वो आंखें उसके रूबरू आई थी। फिर वो कैसे ना पहचानता उन आंखों को? उसे 90% यकीन था कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बादशाह डाकू ही था। जब से वो वहां से आया था, एक पल को भी वो मेहरू को अपने जहन से झटक नहीं पाया था। उसका दिमाग इसी कश्मकश में था कि मेहरू उसका साथ देगी भी या नहीं देगी। और क्या अगर कबीर पाशा वाकई डाकू हुआ तो क्या उसे मेहरू को छोड़ देना चाहिए? ऐसे कई मुनफी ख्यालात थे जिसने उसके जहन पर काबू कर रखा था, और आखिरकार वो एक नतीजे पर पहुंचा था जिसे वो अम्बी जामा पहनाने वाला था। उसे सोच लिया था कि उसे आगे क्या करना है। सच को हकीकत में बदलने के लिए उसे गंदा खेल खेलना था, जिसका निशाना वो मेहरू को बनाने वाला था।
सलार के दिमाग में एक आइडिया आया। वो कबीर पाशा को पकड़ना चाहता था, उसके जुर्मों को खात्मा करना चाहता था, मगर अब उसके सामने एक और पेचीदगी थी। उसने अगले ही दिन अपने खास बंदों को कबीर पाशा की हवेली पर नजर रखने के लिए लगा दिया था और पास से गुजरते हर एक शख्स से उसकी हवेली के बारे में जानना चाहा था। कुछ लोगों ने जो बातें बताई थी वो नहायत मशकूक थी, इसलिए उसे पूरा यकीन हो चला था कि कबीर पाशा कोई और नहीं बल्कि पाशा डाकू ही है, और इस बात का सबूत वो जल्द इकट्ठा करने वाला था। अलबत्ता मेहरू पर भी उसकी खास नजर थी। एक मुलाजमा को वो हायर कर चुका था जो इस हवेली में काम करती थी। उसे वक्तन फवक्तन मेहरू के बारे में उससे बातचीत मालूम होती रहती थी और वो ही इसे बताने का सबब बनी थी कि मेहरू ने काफी दिनों से खाना नहीं खाया। वो कमला कर रह गई थी और इस बात पर सलार शाह को दिली अफसोस था। सलार ने फैसला कर लिया था कि अगर मेहरू उससे मोहब्बत करती है तो उसे अपना बना लेगा, मगर उसके पीछे भी एक मकसद था। वो बदला लेना चाहता था उस डाकू पाशा से जिसने ना जाने कितने लोगों को लूटा था, कितने घर उजाड़े थे, और अब उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ था। मैं उससे बदला लूंगा, और ऐसा बदला लूंगा ताकि क्यामत याद रखे। बहुत घमंड है ना उसे अपनी अना पर कि आज तक वो पकड़ा नहीं गया, मगर अफसोस ये अना बहुत बुरी तरह चकनाचूर होने वाली है, और वो भी मेरे ही हाथों। सलार ने खुद से कहा, मुझे तुम पर सख्त अफसोस हो रहा है कबीर पाशा। अब तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम हमेशा से दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाते आए हो, और अब पहली बार मैं तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाऊंगा। मैं मेहरू से शादी करूंगा और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बहन को उठाकर ले जाऊंगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जितने खून के आंसू तुमने लोगों को रुलाया ना, उससे ज्यादा खून के आंसू तुम खुद रोगे। ये यकीन है मेरा। वो जानता था कि ये फैसला आसान नहीं होगा। वो एक डाकू की बहन से शादी करने वाला था जो खुद एक डाकू की कमजोरी है, मगर वो इस डाकू को सबक सिखाना चाहता था। वो साबित करना चाहता था कि कानून की ताकत जुर्म की ताकत पर हमेशा गालिब आती है। जल्द या बदीर सच सामने आ ही जाता है। आज भी हवेली की फिजा में खामोशी तारी थी। मैरू की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे इस हद तक सलार से मोहब्बत हो जाएगी उसे अंदाजा ही ना था। उसे 2 हफ्ते ना मिलने के बायस उसका चेहरा कमला कर रह गया था, यहाँ तक कि उसकी आंखों के गिर्द हल्के भी पड़ चुके थे। ये सब कुछ कबीर नम आंखों से देख रहा था, और उससे अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने ऐसा तो ना चाहा था। उसने कई बार कशमाला को भी बुलाया ताकि उसका दिल लगा सके, मगर कोई फर्क नहीं आया था। कुछ देर जब यहाँ रहती तो वो भी थोड़ी बहुत टहल जाती थी, मगर उसके जाने के बाद भी वो वैसी ही हो जाती थी। लेकिन अब उसको उसकी हद तक बीमार पड़ते देख कबीर पाशा की बस हो चुकी थी, इसलिए आज वो उससे दोबारा मिलने आया था, उसे समझाने आया था। उसकी ये खस्ता हालत देखकर कबीर पाशा की आंखों में जहाँ गुस्सा उभरा था वहां नमी भी उभरी थी। अपनी माँ जाई को वो इस हालत में कैसे देख सकता था, पर ये कम अकल लड़की क्यों नहीं समझ पा रही थी। बेशक सलार उससे सच्ची मोहब्बत करता तो शायद वो उसे ब्याह देता, मगर वो तो सिर्फ उससे दिल लगी कर रहा था। उस शख्स का दुश्मन आखिर कैसे उस उसकी बहन को चाह सकता था? ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं था। इस बात का अंदाजा कबीर पाशा को था, तभी तो वो दिलो जान लगाकर मेहरू को समझा रहा था। मेहरू उसके गला खिनकारने पर जो आज भी सलार की याद में आंसू बहा रही थी, फौरन से सीधी हुई। भैया आप यहाँ। वो अपनी सुर्ख रंग आंखें चुराते हुए बोले, मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना बिल्कुल नहीं था मेहरू। एक दिन तुम जान जाओगी जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। कबीर ने नम लहजे में कहा, और मैं बस तुम्हारी हिफाजत चाहता हूँ और कुछ नहीं। सलार खान एक खतरनाक शख्स है, और ऊपर से एक पुलिस वाला। उसके ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। अगर उसे पता चल गया कि तुम मेरी सगी बहन हो, हम एक ही घर में रहते हैं, तो तुम्हारा गलत इस्तेमाल करेगा। मेहरू ने सर उठाकर बेबसी से अपने भाई की तरफ देखा, पर भैया सलार ऐसा नहीं है, वो अच्छा इंसान है। वो आपकी हकीकत से वाकिफ नहीं है, और भला वो क्यों मुझे इस्तेमाल करने लगा? वो मोहब्बत है मेरी। तुम्हारा शक अभी तक दूर नहीं हुआ, तुम अच्छी तरह जानती हो ना।
उस दिन बाग में क्या हुआ था? कबीर ने चौंक कर पूछा। उसे साफ साफ लफ्जों में कह दिया था कि इसे मुझ पे शक है कि वो डाकू जिसकी उसे तलाश है वो मैं ही हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि उसने मुझे पहचान लिया था। उसकी बात पर मेहरू की आंखों में खौफ फैल गया था। ओह खुदाया, तो इसका मतलब वो आपके बारे में सब जानता है? वो वही यकीनी से बोली थी। दिल में खौफ जाग उठा था कि कहीं वो उसके भाई की हकीकत जानने उससे नफरत ही न करने लगा। वो क्या करेगी? जानता है तभी वो तुम्हारी हथियार बनाना चाहता है। कबीर ने जेरे लपका। और वो मुझसे बदला लेना चाहता है। तुमसे शादी करके वो मुझे तरपाना चाहता है। वो कर्ब से आंखें मीचते हुए बोला, नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। वो आपको बदनाम करने के लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेहरू की आवाज में बेचैनी थी। तुम समझती क्यों नहीं हो? कबीर ने फिर से गुस्से से कहा। पुलिस वाले वाक मौका परस्त होते हैं। वो बस अपने मफाद को देखते हैं। और सलार खान भी इन्हीं में से एक है। जितना जल्दी हो समझ जाओ इस बात को। उसे गरजते हुए बोला, भैया आप गलत समझ रहे हैं। मेहरू ने सिसकते हुए कहा, सलार सलार मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। मेहरू की भी अभी एक ही रट थी, मोहब्बत। कबीर ने तमस्खुर से कहता लगाया, ये मोहब्बत नहीं है मेरी मासूम बहन, ये बदला है। और मैं तुम्हें इस बदले का हिस्सा मरते दम तक नहीं बनने दूंगा। ये कहते वो गुस्से से तन फन करते जा चुका था। इस बात को काफी दिन गुजर गए थे। सलार खान ने अपनी मंसूबाबंदी को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया था। उसने कबीर पाशा के ठिकानों की तलाश शुरू कर दी थी। तो जानता था कि मारूफ डाकू पाशा को पकड़ना इतना भी आसान नहीं होगा, मगर उसने फैसला कर लिया था कि ऐसा करेगा और उस मुजरिम को ठिकाने लगा कर ही रहेगा। उसकी मुसलसल रट की वजह से कबीर पाशा परेशान हो चुका था और अब तो उसे अपनी हवेली से बाहर निकलना ही पड़ा था। वो अपने बाकी बच्चे ठिकानों को बचाता बचाना चाहता था। वहां से निकलने से पहले उसने मेहरू को सख्त हदायत की थी कि वो कभी सलार खान से ना मिले और हवेली पर सख्त पहरा कर दिया था। दूसरी तरफ सलार खान तो चाहता ही ये था कि वो हवेली से निकले और वो मेहरू से मिलने का शर्फ हासिल कर सके, क्योंकि इसकी प्लान की पहली सीढ़ी यही तो थी कि वो मेहरू के करीब जाए, उससे मिले। और ऐसा तभी मुमकिन था जब कबीर पाशा का साया उस पर से उठता। और फिर एक रात न जाने कैसे वो मेहरू के कमरे में पहुंचने में कामयाब ठहरा। सलार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते हो अगर भाई के किसी आदमी ने तुम्हें देखा तो तुम्हें यही मार देंगे। वो डरते हुए उसके करीब आई थी और उसके कॉलर को झिंझोड़ते हुए बोली थी, जब वो प्यार से उसके दोनों गाल थाम कर रह गया था, मैं एक पुलिस वाला हूँ। मेरी सरिश्त में डरना नहीं लिखा बल्कि डराना लिखा है। और इन खूबसूरत सी आंखों में आंसू के हुए उसके आंसू पूछते हुए उसके माथे पर लपकते हुए बोला था, जब वो सिसक कर रो पड़ी थी, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सलार। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, लेकिन प्लीज मेरे भाई को सजा मत देना। वो बुरे शख्स नहीं है। उसके आगे मिन्नत करते हुए बोली, जबकि कबीर पाशा की तरफदारी करते देख वो अपने लब भींच कर रह गया था। तुम इन बातों को छोड़ो मेहरू, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो? उसकी जानिब देखते हुए यक यक बोला था। वो जानना चाहता था कि आखिर वो किस हद तक उससे मोहब्बत करती है। बहुत मोहब्बत करती हूँ, शदीद मोहब्बत, यहाँ तक कि अपनी जान भी तुम्हारे लिए दे सकती हूँ। और क्या सबूत दो तुम्हें? वो बेबसी से चिल्लाई थी। वो जानता था कि ये सब एक प्लान का हिस्सा है, तभी तो वो मेहरू के दिल में जगह बनाना चाहता था ताकि वो इसे तोड़ सके। मेहरू सलार के करीब से ही खुश कर्ब से ही खुश थी। वो अभी भी उम्मीद कर रही थी कि सलार और कबीर के दरमियान गलत फहमियां दूर हो जाएगी। सलार की आंखों में सच्ची मोहब्बत दिख चुकी थी। उसे यकीन था कि सलार कबीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ठीक है, जल्दी ही मैं तुमसे इस मोहब्बत का सबूत लूंगा। फिर देखूंगा कि तुम वाकई अपनी मोहब्बत के इम्तिहान में खड़ी उतरती हो या नहीं। ये कहते हुए उस पर एक आखिरी नजर डालकर जा चुका था, क्योंकि पहरेदार यहाँ पहरा लगाने आ चुके थे। तभी वो वहां से फौरन गायब हुआ था। एक हफ्ते बाद सालार सब पहरेदारों से नजर बचाकर फिर से हवेली आया था। आज तो उसके रंग ढंग ही निराले थे। मेहरू,
उसने नरमी से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात पर मेहरू की आंखें हैरत से भर गई। उसे उम्मीद थी कि सलार उससे शादी करना चाहता है, मगर इतनी जल्दी नहीं। सलार, क्या आप वाकई सच कह रहे हैं? हाँ, सलार ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। मेहरू की आंखों में बेयकीनी से खुशी के आंसू आ गए, जिस पर वह सलार के गले लग गई थी। उसे नहीं पता था कि उसका ये फैसला उसकी जिंदगी में कितने तूफान लाने वाला है। उसने पूरी तैयारी कर ली थी मेहरू को वहां से भगाने की। दूसरी तरफ मेहरू ने कशमाला का सहारा लिया था। मेहरू, ये सब ठीक नहीं है, लेकिन तुम जानती हो ना, मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी। क्या तुम मुझे मरते हुए देख सकती हो? दूसरी तरफ उसने कशमाला को इमोशनल ब्लैकमेल किया, जो उसकी बातों में आ गई थी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, मगर अपनी जिंदगी के साथ कुछ गलत मत कर बैठना। आज मुझे कबीर की बात सही लग रही है। तुम वाकई अपने पाँव पर खुद को कुल्हाड़ी मारने जा रही हो। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। ये कहते उसने खिड़की से उसे भगाया था। ये बात अच्छी तरह जानने के बावजूद उसके बाद कबीर पाशा कभी भी उसे मोहब्बत की निगाह से नहीं देखेगा, बल्कि हमेशा नफरत की निगाह से देखेगा। उसने अपनी दोस्त के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी। मुलाजमों का ध्यान वो पहले ही भटका चुकी थी, और देखते ही देखते मेहरू सलार का हाथ थामते वहां से भागते चली गई थी। निकाह कबूल करते उसकी आंखों में शिद्दत से नमी चमक रही थी, क्योंकि आज उससे शदीद मोहब्बत करने वाला भाई उसके पास मौजूद नहीं था। निकाह के होते वो अपने एक फ्लैट में ले आया था। सलार, आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना? मैंने बहुत मुश्किल से अपने दिल को समझाया। मुझे आपकी मोहब्बत पर पूरा यकीन था, तभी आंखें बंद करके आपसे शादी कर ली, वो भी अपने भाई को धोखा देकर। इसलिए कभी मुझे धोखा मत दीजिएगा, वरना मैं टूट जाऊंगी। वो ये कहते उसके गले लग गई, जबकि वो मोहब्बत से उसके आंसू चूनते हुए उस पे बेड पर ले आया। उसके पूर पूर पर अपनी मोहब्बत का लम्स छोड़ते उसे यकीन दिला रहा था कि वो उससे शदीद मोहब्बत करता है। रात तक उसे पूरे का पूरा तस्खीर कर चुका था। उसके जिस्म पर अपनी छाप छोड़ चुका था। आज सुबह उठते ही उसकी तो रत ही निराली थी। एक तरह अंगड़ाई लेते हुए बेदार हुआ और सरशारी से अपने फोन से नंबर मिलाया। दूसरी तरफ कबीर पाशा, जो अपने ठिकानों को जलते देख रहा था, दिल ही दिल में सलार खान को मारने का अहद कर चुका था। जब उसका फोन बजने लगा, अननोन नंबर देखकर उसने माथे पर बल डाला, फोन अटेंड किया। मुबारक हो साले साहब, आप तो निकाह में शामिल नहीं हुए, मगर आपके लिए छवारे बिछा कर रखे हैं मैंने। शरीर सी आवाज में बोलते वो कबीर पाशा के कदमों तले से जमीन खींच गया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे, बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। आपकी बहन मेरे ही कमरे में मेरे ही बेड पर मौजूद है। कहूँ तो वीडियो कॉल कर कर दिखाऊं? उसके जब्त का इम्तिहान ले रहा था, जबकि वो जब्त से आंखें मीच गया और तेजी से हवेली की तरफ बढ़ा, मगर वहां मेहरू को ना पाकर उसके शक की तस्दीक हो गई थी। वो अपने बालों को मुट्ठियों में बींध गया था और कशमाला को गर्दन से पकड़ कर जमीन पर पटका। किसकी जरूरत है? तुमने मेरी बहन को भगाया, बोलो। उसकी गर्दन को दबोचते अपने चेहरे के करीब करते बोला, जबकि उससे सक पड़ी थी। मैं क्या करती? तो मोहब्बत करने वालों को अलग नहीं कर सकती थी। वो तड़प कर सिसकी थी। मोहब्बत? वो मेरी बहन से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि मुझसे बदला लेना चाहता था। उसे झिंझोड़ते हुए बोला, जब वो बेयकीन निगाहों से उसे देखने लगी थी। ये सब झूठ, ऐसा नहीं हो सकता। वो हकलाई थी। उसे शदीद मोहब्बत करता है, बदले की खातिर नहीं की उसने शादी। वो तो यकीन दिलाने के लिए चलाई, मगर वो तमस्खर से उसे देख कर आ गया। वो अपने फोन पर स्क्रॉलिंग करते फोन दिखा रहा था, जहां सलार ने सुबह ही उसे अपनी और अपनी बहन की तस्वीर भेजी थी, और जिसे वो दंग नजरों से देख रही थी। तो क्या उसकी दोस्त बदले का शिकार हो गई थी? जब से मेहरू को पता चला था कि सलार ने उसकी तस्वीर कबीर पाशा को भेजी है, उसके दिल में सलार के लिए नफरत पैदा हो गई थी। वो दिन
बदिन उससे दूर होती जा रही थी, जबकि सलार परेशान होने लगा था। उसने तो ऐसा कभी नहीं चाहा था। बेशक वो कबीर से बदला लेना चाहता था, मगर वो महरूज से नफरत नहीं करता था, उससे शदीद मोहब्बत करता था। वो तो बस कबीर को सजा दिलवाना चाहता था और चाहता था कि कबीर राह रास्त पर आ जाए। मगर वो ये नहीं जानता था कि अपनी मोहब्बत को इतनी जल्दी खोने वाला है। महरूज, मुझसे बात तो करो। नहीं करनी मुझे कोई आपसे बात। आप मेरे भाई को फंसाना चाहते थे ना, इसीलिए मुझसे शादी की। नफरत करते हैं ना आप मुझसे। वो बेयकीनी से उसे देखते हुए बोली। उसकी आंखों में शक उभर रहा था, जिसे देखकर वो तेजी से नफी में सर हिला गया। ये सब झूठ है। माना कि मैं कबीर को नुकसान पहुंचाना चाहता था, मगर तुम महरू नहीं थी कभी भी मेरे लिए। तुम मेरी मोहब्बत थी। उसे झिंझोर कर बोला, जब वो तड़प कर उससे हाथ छुड़ा गई। इन हाथों से मत छुआ करे मुझे। नफरत होती है। ऐसा लगता है कि अभी भी आप मुझे धोखा ही दे रहे हैं। ये कहते हुए वो कमरे में बंद हो गई थी, जब वो अपना सर थाम कर रह गया था। दूसरी तरफ उसे काम के सिलसिले में बाहर जाना था, और एक महरू थी कि मान ही नहीं रही थी। जैसे ही वो काम पर गया, कबीर पाशा ने अपने बंदों को उसके फ्लैट में भेजा था कि अगर वो कबीर पाशा के ठिकानों से वाकिफ हो सकता है, तो कबीर उसके फ्लैट से वाकिफ क्यों नहीं हो सकता था। वो महरू को बाजियाब करवा कर फौरन अपने फार्म हाउस ले आया था। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा। तो फिर तुमने मेरी इज्जत की धज्जियां क्यों उड़ा दी? कबीर ने गुस्से से कहा। तुम मेरी कमजोरी थी, और तुमने अपने हाथों वो कमजोरी उस सलार खान के हाथ में थमा दी, मुझे नुकसान के लिए। भैया आप गलत समझ रहे हैं। महरू रो रही थी। सलार मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मेरा यकीन करें। वो बेबसी से चिल्लाई थी। वो जानती थी कि कबीर ठीक कह रहा है, फिर भी वो अपनी मोहब्बत को डिफेंड कर रही थी। मोहब्बत? ये सब झूठ है। कबीर ने चीख कर कहा। ये बदला है। वो तुम्हें भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है ना? इसकी बात पर महरू ने तेजी से नफी में सर लगाया। आज कबीर के लबों की खतरनाक मुस्कुराहट देखकर उसका दिल हौल रहा था। भैया आप क्या करने वाले हैं? अगर वो सलार तेरे से सच्ची मोहब्बत करता है, तो यहाँ तक आएगा ना? और आंखों में शैतानी चमक लिए बोला। और दूसरी तरफ जब सलार को पता चला कि कबीर के बंदे उसे उठा कर ले गए, तो वो फौरन महरू को ढूंढने के लिए निकला, और कबीर के जाल में फंस चुका था। जबकि कबीर के बंदे उस पर वार करते, उसे बेहोश करते कबीर के कदमों में लाकर पटक चुके थे। सलार को जैसे ही होश आया, वो सलार की हालत देखकर चीख उठी। सलार अब ठीक तो है ना? वो दूर से ही चिल्लाई थी। जब उसे एक पिलर से बांधे देख सलार की जान लबों पर आई थी। महरू, तुम्हें क्या हुआ है? तुम तुम ठीक तो हो ना? वो बेबसी से चिल्लाया था। जब कबीर उसके सामने आया, उसके चेहरे को झटके से दबोच कर उसकी आंखों में आंखें गाड़ दी थी। तूने मेरी बहन को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, इससे बदले के लिए शादी रचाकर मुझे दर्द दिया। अब मैं तुझे बताऊंगा कि दर्द क्या होता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माना कि तुमसे नफरत करता हूँ, तुम्हें हवालात के पीछे देखना चाहता हूँ, मगर महरू से मोहब्बत कभी भी मेरे इंतकाम का हिस्सा नहीं थी, बल्कि जान दे सकता हूँ मैं उसके लिए। सलार ने दांत पीसते हुए कहा। मगर कबीर पाशा को यकीन ही नहीं आया। झूठ बोल रहा है तूने मेरी बहन से शादी बदले के लिए की। कबीर ने दांत पीसते हुए कहा। और अब मैं तुझे वो सजा दूंगा जो तूने कभी नहीं तुझे भूलेगी। वो महरू के आगे आया था, बंदूक लेकर, और उस पर बंदूक तानी थी। भैया अब ये क्या कर रहे हैं? महरू ने चीख कर कहा। सलार आपका दुश्मन नहीं है, वो मेरा दुश्मन है। कबीर ने गुस्से से कहा। उसने तेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। नहीं भैया, महरू ने सिसकते हुए कहा। अब गलत है। सलार मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, और मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ। कबीर पाशा ठटक कर रुका। उसे सलार की आंखों में सच्चाई देखेगी, मगर फिर भी वो अपनी आंखों के सामने उसे देखना चाहता था कि सलार महरू को कितना चाहता है। इसलिए वो इसका इम्तिहान लेना चाहता था। सलार एक की बार पूछूंगा, रवीन ने कहा। तुमने महरू से शादी क्यों की? ये सवाल उसने महरू के ऊपर बंदूक तानते हुए किया था, जिसे देखकर सलार की जान लबों पर आई थी।
क्या तुम पागल हो गया? कबीर, अपनी ही बहन को तुम कैसे मार सकते हो तुम? वो चीखा था। अगर उसके पाँव पर कबीर ने कोई गोली ना मारी होती तो वो उड़कर मेहरू के पास पहुंच जाता, मगर उसकी जख्मी टांग से अभी तक खून रस रहा था। तब से थामते वो बमुश्किल खड़े होने की कोशिश कर रहा था और बार बार मेहरू की तरफ जाना चाह रहा था। जब कबीर ने दोबारा सवाल दोहराया, जबकि मेहरू बेयकीनी से अपने भाई को अपने ऊपर बंदूक ताने देख रही थी। जब वो ट्रिगर दबाने लगा तो सलार फौरन से बोला। उसने उस समय सारी हकीकत बयान कर दी। उसने बताया कि कैसे कबीर पाशा को पकड़ना चाहता था और इसके लिए उसने मेहरू को इस्तेमाल करने का सोचा था, मगर वक्त के साथ साथ उसे मेहरू से सच्ची मोहब्बत हो गई थी। प्लीज, अब तो मैंने तुम्हें सारी हकीकत बता दी है ना, प्लीज उसे छोड़ दो। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अगर जान ही लेनी है तो मेरी ले लो। ये कहते हुए उसके लिए अपनी खून बहाती टांग को नजरअंदाज करते घसीटते हुए मेहरू के आगे आकर खड़ा हो गया था। उसे अपने दोनों बांसों में लपेट कर ये पीछे छुपा लिया था, जैसे उसकी गोली अपने सीने पर खाना चाहता हो। प्लीज भैया, ऐसा मत करना। आप मुझे बेवा कैसे कर सकते हो? वो तड़प कर सिसकी थी। सलाड के कंधे में मुंह देकर बुरी तरह बिलकने लगी। जब कबीर की आवाज वहां गूंजी थी, अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हो तो, कबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और सलाड लो, मुझे गिरफ्तार कर लो। मैं अपने जुर्मों का इतराफ करता हूँ। ये कहते हुए बंदूक छोड़कर उसके पास आया और अपने दोनों हाथ उसके आगे किए ताकि वो उसे हथकड़ी लगा सके। सलार ने इसे एक नजर देखा और अपनी जेब में से रसी हुई हथकड़ी उसके हाथों में लगाई, जबकि मेहरू सिसक सिसक कर रोने लगी। प्लीज नहीं सलार, मेरे मेरे भाई को मत ले जाओ। उसकी जाने दिखते हुए बल्कि थी। जब कबीर ने उसके आंसू साफ किए थे, इतने गुनाह किए हैं, उनका कफारा इसी जिंदगी में अदा करने दो मुझे मेहरू। ये कहते उसके माथे पर आखिरी बार लपक गया था, जबकि सलार ने उसकी आंखों में आंखें गाड़े कहा था, आपकी सजा आपको मिलकर ही रहेगी इस दुनिया में, मगर मैं ये यकीनी बनाऊंगा कि सजा में कमी आ सके, क्योंकि आपने खुद अपने जुर्मों का इतराफ किया है। लंबे अरसे तक आपको हवालात में नहीं रहने दूंगा। ये एक साले से वादा है। ये कहते वो कबीर के गले लगा था। अगर कबीर ने अपने जुर्मों को कबूल करते पहल की थी नेकी की तरफ बढ़ने में, तो उसने भी उसका हाथ थाम कर उसे अपने सीने पर लगाया था, ताकि उन दोनों को मोहब्बत से एक दूसरे के गले लगते देख मेहरू की आंखें भी मुस्कुराती थी। यकीनन आने वाली जिंदगी अब पुरसुकून होने वाली थी।